हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, साप्ताहिक करंट अफेयर्स आता है हमारा प्रत्येक रविवार को सुबह के टाइम 9 बजे। आज है आपका 14 नवंबर। ठीक है, इससे पिछले वीक में जो भी द हिंदू, पीआईबी और ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज होती है उसको कवर किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यह एक परिणाम आधारित स्कीम है। दूसरा ये दिया है कि यह योजना केवल सनराइज सेक्टर को इंसेंटिवाइज करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, ये बात की जा रही है पीएलआई के बारे में कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के संदर्भ में। ठीक है, इस पर विचार करना है। तो पहला ये दिया है कि यह एक परिणाम आधारित स्कीम है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, ये बताया गया कि यह योजना केवल सनराइज सेक्टर को इंसेंटिवाइज करती है। तो देखिए, दूसरा जो है ना, इसमें ये सनराइज सेक्टर को रिवाइज करती है। इसके अलावा जो है ये सनराइज और सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है इसमें, मतलब प्रयत्न किया जाता है इसमें। ठीक है, ना कि केवल सनराइज सेक्टर। देखिए, सनराइज सेक्टर की हम बात करें तो सनराइज सेक्टर का मतलब ये होता है कि ऐसे क्षेत्रों से है जहां उच्च विकास दर की संभावना होती है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला वाला सही है और दूसरा क्या है, गलत है। तो इसमें हो जाएगा केवल ए, मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। पराली जलाने के निम्नलिखित में से क्या फायदे हैं? पहला यह दिया है कि यह एक सस्ता विकल्प है। दूसरा यह दिया है कि इससे खरपतवार मर जाते हैं। तीसरा यह दिया है कि इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। देखिए, पराली जलाने के निम्नलिखित में क्या क्या फायदे हैं? ठीक है, यह एक सस्ता विकल्प है, बिल्कुल सही है कि यह सस्ता विकल्प है। इससे खरपतवार मर जाते हैं, यह भी बिल्कुल सही है कि खरपतवार इससे मर जाते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। देखिए, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती नहीं है। ठीक है, जलाने से ऐसा है कि अगर मिट्टी जलेगी तो वहाँ से उर्वरता घटेगी। ठीक है, अगर मिट्टी जलेगी तो वहाँ से उर्वरता घटेगी। ठीक है, तो ये जो है कि आपका पहला सही है और दूसरा, तीसरा क्या है आपका गलत है। देखिए, अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो पराली जलाना जो है कि खतरनाक है। क्यों? क्योंकि यह हवा में कालिक की मात्रा में वृद्धि कर हवा को क्या करता है, यह दूषित कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से पहला और दूसरा आपका सही है, तीसरा जो है कि गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका कौन सा, 1 और 2 कौन सा है? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला यह दिया गया कि कछुए केवल मीठे पानी में रह सकते हैं। दूसरा यह दिया गया है कि कछुए अनियत तापी प्रजातियों से संबंधित हैं। तीसरा यह दिया गया है कि इंसानों द्वारा कछुए के मांस और अंडे का उपभोग करना इसकी प्रजातियों के लिए खतरा हो सकता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसमें जो है कि कछुए केवल मीठे पानी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल मीठे पानी में ही ये मतलब रह सकते हैं। ये मीठे और खारे दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये दिया गया है कि कछुए अनियत तापी प्रजातियों से संबंधित है, ये आपका बिल्कुल सही है। तीसरा ये दिया गया है कि इंसानों द्वारा कछुए के मांस और अंडे का उपभोग करना इसकी प्रजातियों के लिए खतरा हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला क्या है आपका गलत है, क्योंकि ये मीठे पानी ही नहीं, ये मीठे और खारे दोनों पानी में रह सकते हैं। तो पहला गलत है आपका, दूसरा और तीसरा सही है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में यूरेनियम के निक्षेप धारवाड़ की चट्टानों में निहित है। दूसरा यह दिया गया है कि यूरेनियम एक प्रमुख खनिज है और भारत में खान मंत्रालय द्वारा इसे प्रबंधित किया जाता है। तीसरा यह दिया गया है कि युद्ध में इस्तेमाल होने वाला पहला परमाणु बम यूरेनियम बम था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, पूछा जा रहा है। देखिए, यूरेनियम के बारे में पूछा जा रहा है ये। तो अगर देखें तो हम भारत में यूरेनियम के निक्षेप जो है कि धारवाड़ की चट्टानों में निहित है, बिल्कुल सही है कि धारवाड़ की चट्टानों में निहित है। देखिए, यूरेनियम जो है ना कि प्राकृतिक रूप से मिट्टी, चट्टान और पानी में जो है कि कम सांद्रण में पाया जाता है। ठीक है, ये जो है कि यूरेनियम क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, संघन होता है, तन्य होता है और चांदी जैसा सफ़ेद जो है कि रेडियोधर्मी धातु होता है ये। ठीक है, और ये धारवाड़ तो ये पाया जाता है कहाँ पे? तो यह झारखंड के सिंहभूम, राजस्थान में उदयपुर हुआ, अलवर हुआ, छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला हुआ, यहाँ पे ये यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है कि यूरेनियम एक प्रमुख खनिज है और भारत में
खान मंत्रालय द्वारा इसे प्रबंधित किया जाता है। देखिए दूसरा जो है कि आपका ये गलत है, ठीक है। ये जो है कि आपका यूरेनियम एक खनिज है और खनिजों से संबंधित जो है कि नीति और कानून का प्रावधान जो है कि खान मंत्रालय के द्वारा है, ठीक है, खनिजों के। लेकिन यूरेनियम क्या है? यूरेनियम जो है कि ये परमाणु खनिज है, ठीक है, और यूरेनियम का प्रबंधन जो है कि परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किया जाता है। स्पेशली यूरेनियम की बात करें तो ये खान मंत्रालय द्वारा नहीं, ये जो है कि खनिजों का तो खान मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ठीक है, बट यूरेनियम क्या है? तो ये है आपका एक जो है कि परमाणु खनिज है, तो इसका जो है कि प्रबंधन कहाँ से किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किया जाता है। तो दूसरा आपका गलत है। युद्ध में इस्तेमाल होने वाला पहला परमाणु बम यूरेनियम बम था। बिल्कुल सही है कि युद्ध में परमाणु होने वाला पहला परमाणु बम जो है कि वो यूरेनियम बम ही था। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिए कि परमाणु बम सबसे पहले कहाँ पे गिराया गया था, वो डेट जरूर बताइएगा हमें, और किस कंट्री में गिराया गया था, ठीक है। तो ये तीसरा भी आपका सही है। तो पहला और तीसरा आपका सही है, दूसरा गलत है। तो पहला तीसरा कौन सा हो जाएगा? ये सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी की सतह के नीचे का वह स्थान जहां से भूकंप शुरू होता है अधिकेंद्र कहलाता है। दूसरा यह दिया गया है कि ज्वालामुखी भूकंप सक्रिय ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों तक ही सीमित होते हैं। तीसरा यह दिया गया है कि भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल से मापी जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, पृथ्वी की सतह के नीचे का वह स्थान जहां से भूकंप शुरू होता है उसको हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं? नहीं। देखिए, पृथ्वी की सतह के नीचे का वह स्थान जहां पे भूकंप शुरू होता है उसको हम कहते हैं क्या? तो उसको हम कहते हैं हाइपोसेंटर कहते हैं, ठीक है, अधिकेंद्र नहीं कहते हैं। अधिकेंद्र किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के सतह पर उपस्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। देखिए, भूकंप जो है कि भूकंप का मतलब जो है कि प्राकृतिक रूप से पृथ्वी में होने वाली हलचल से होता है, ठीक है। देखिए ये क्यों न्यूज में है? तो ये अभी जो है कि भारत चीन सीमा पर जो है कि 3.4 तीव्रता से ये आया हुआ है भूकंप, ठीक है, भारत और चीन की सीमा पे। और इसके वजह से क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नदी जो है वहाँ पे बड़े पैमाने पे मछलियाँ जो है कि मछलियों की मौत हो गई है, इसलिए ये न्यूज में है, ठीक है। तो ये पहला आपका गलत है। दूसरा जो है कि ज्वालामुखी भूकंप सक्रिय ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। दूसरा जो है कि आपका बिल्कुल सही है कि ज्वालामुखी भूकंप जो है कि सक्रिय ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। तीसरा, भूकंप की तीव्रता जो है कि रेक्टर स्केल से मापी जाती है। देखिए ये भी सही है कि भूकंप की तीव्रता जो है कि रेक्टर स्केल से मापी जाती है। देखिए इसे जो है कि रेक्टर स्केल को क्या कहते हैं? तो इसे जो है कि रेक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। तो आपका इसमें से 2 और 3 सही हो गया, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला यह दिया गया कि भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है। दूसरा यह दिया गया है कि इसकी अध्यक्षता केवल आसियान सदस्य ही कर सकते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है, यह पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। हम बात करें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की, ठीक है, तो इसमें पहला जो दिया गया है कि भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है, ये बिल्कुल सही है कि ये सदस्य है। दूसरा जो है कि इसकी अध्यक्षता केवल आसियान सदस्य ही कर सकते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए ऐसा है इसमें कि इसकी अध्यक्षता जो है कि केवल आसियान सदस्य ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक आसियान केंद्रित मंच है, ठीक है। अगर हम बात करें भारत प्रशांत क्षेत्र के सामने आने वाली जो भी राजनीतिक, सुरक्षात्मक और आर्थिक चुनौतियों पर रणनीति या बातचीत और सहयोग के लिए जो है कि ये 18 क्षेत्रीय जो है कि नेताओं का एक मंच मतलब है, ठीक है। और इसको जो है कि आपका 2005 में पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की नींव रखी गई थी। 2005 में इसकी नींव रखी गई थी, ठीक है। इसमें जो है कि देखिए आसियान के जो 10 सदस्य हैं वो हैं, देखिए टोटल इसमें 18 हैं, आसियान के 10 हैं और 8 जो है कि अन्य हैं। तो आसियान के 10 कौन कौन से हैं ये जो है कि आपको बताते हैं। ये है आपका ब्रुनेई,
कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये जो है कि 10 हैं और 8 सदस्य जो है कि और कौन कौन से हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। तो टोटल इसमें कितने हैं, तो 18 हैं टोटल इसमें, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। खबरों में रहा बैकपैकर टैक्स निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? अमेरिका, चीन, यूके, ऑस्ट्रेलिया। देखिए बैकपैकर टैक्स ये जो है कि किस देश से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका ऑस्ट्रेलिया से। ये डी ऑप्शन आपका सही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एजेंसी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह एक संवैधानिक निकाय है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है पूछा जा रहा है। देखिए एनसीबी की बात की जा रही है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। तो ये जो है कि आपका अगर देखा जाए तो यह एजेंसी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही है। देखिए इसका गठन जो है कि भारत सरकार के द्वारा 1986 में जो है कि किया गया था। नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत, ठीक है। इसके तहत जो है कि 1986 में इसका किया गया था। और देखिए ये जो है कि आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक जो है कि वैधानिक निकाय है, ठीक है। इसको एक्ट पास करके ये बनाया गया है। तो आपका पहला ऑप्शन सही है, तो केवल ए सही है आपका, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मोस्ट प्रॉफिटेबल 3D प्रिंटिंग बिजनेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यह दिया है कि इसका संचालन नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है। दूसरा यह दिया है कि इस चैलेंज का मकसद भारत में 3D प्रिंटिंग का उपयोग कर डिजिटल खिलौने के लिए सबसे लाभदायक व्यवसाय विषय के लिए त्वरित आउटपुट प्रदान करना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें मोस्ट प्रॉफिटेबल 3D प्रिंटिंग बिजनेस की, ठीक है, तो इसका संचालन नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है, ये गलत है आपका, ठीक है। देखिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ने इस प्रतियोगिता के लिए आवेदन आमंत्रित किया है और ये जो है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये नीति आयोग के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ये कि इस चैलेंज का मकसद भारत में 3D प्रिंटिंग का उपयोग कर डिजिटल खिलौनों के लिए सबसे लाभदायक व्यवसाय विषय के लिए त्वरित आउटपुट प्रदान करना है। देखिए ये आपका सही है, तो ये जो है कि आपका केवल 2 सही हो जाएगा, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दीपावली दिवस अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा पेश किया गया है? वियतनाम, अमेरिका, इंडोनेशिया, यूके। देखिए दीपावली दिवस अधिनियम ये किस देश द्वारा पेश किया गया है, तो ये पेश किया गया है आपका किसके द्वारा, ये अमेरिका के द्वारा पेश किया गया है। ये जो है कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे पहली बार 1958 में विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दूसरा यह दिया है कि अनुच्छेद 312 का पहला संसद को यह अधिकार देता है कि वह एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कानून बना सकती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो इसे पहली बार 1958 में विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित किया गया था। देखिए ये बिल्कुल सही है कि इसे जो है कि 1958 में विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट द्वारा ही इसे प्रस्तावित किया गया था। दूसरा ये है कि अनुच्छेद 312 का पहला में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण के लिए कानून बना सकती है। देखिए अगर देखा जाए तो ये दोनों जो है कि सही है, ठीक है, लेकिन ये पूछा क्या जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। तो गलत तो नहीं है, ये दोनों तो सही है, तो ये हो जाएगा इसमें से गलत जो है कि ना तो 1 है और ना ही 2 है, इसका मतलब कि दोनों ये सही है। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन
पीसीए फ्रेमवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ये दिया गया है, पीसीए फ्रेमवर्क के माध्यम से आरबीआई को बैंकों के संबंध में अधिक हस्तक्षेप करने की शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा यह दिया है कि यह भारत में कार्यरत सभी बैंकों पर लागू होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें जो है कि आपका पहला जो है कि पीसीए फ्रेमवर्क के माध्यम से आरबीआई को बैंकों के संबंध में अधिक हस्तक्षेप करने की शक्ति प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है ये पहला। दूसरा यह है कि यह भारत में कार्यरत सभी बैंकों पर लागू होता है, देखिए ये भी सही है। तो ये हो जाएगा इसमें से एक और दो, दोनों सही है। तो ये सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये दोनों सही है, एक और दो दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में नीली क्रांति की शुरुआत हुई थी। दूसरा यह दिया है कि चीन के बाद भारत दुनिया में मछली का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तीसरा यह दिया है कि सांभर झील देश की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय लवणीय खारे पानी की आर्द्र भूमि है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात की जा रही है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कि नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी। देखिए नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये जो है कि आपका संबंधित है किससे? तो ये आपका मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक रही? तो ये जो है कि आपका 1985 से कब तक? 90 तक रही। ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक रही और नीली क्रांति का मतलब है कि ये जो है कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक, तो ये बिल्कुल आपका सही है, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ये दिया गया है कि चीन के बाद भारत दुनिया में मछली का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। देखिए निर्यातक पूछा जा रहा है, अगर उत्पाद के बारे में पूछा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पाद हम है, मतलब कि भारत है। दूसरा बड़ा उत्पाद, निर्यातक नहीं। अगर निर्यातक की बात करें तो निर्यातक में हमको हमारा नंबर कौन सा है? तो ये चौथा नंबर है। ठीक है, चौथे नंबर पे हम निर्यातक हैं और दूसरे नंबर पे हम उत्पादक हैं। पहला जो है कि चीन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, देखिए सांभर झील देश की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय लवणीय खारे पानी मतलब आर्द्र भूमि है। सांभर झील कहाँ पे है? तो ये सांभर झील है आपका राजस्थान में। ठीक है, और ये जो है कि सबसे बड़ी अंतःस्थलीय लवणीय आर्द्र भूमि है, ये आपका सही है। देखिए आर्द्र भूमि क्या होता है? ठीक है, इस पे जो है कि भारत में, अच्छा ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि भारत में कितनी आर्द्र भूमियां हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और आर्द्र भूमि के बारे में आप लोगों को जानकारी लेनी होगी तो मैं वीडियो का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लीजिएगा कि आर्द्र भूमि क्या होती है, इसका मतलब कब कहाँ से, मतलब ये ईरान के रामसर जगह से मतलब इसका स्टार्ट हुआ, सारी चीज़ें जो है कि उसमें डिटेल में बता रखा है, आप लोग जरूर देखिएगा। तो इसमें 1 और 3 जो है कि आपका सही है। तो 1 और 3 कौन सा हो जाएगा? ये सी ऑप्शन। अक्षर समाचारों में रहने वाले वेस्ट बैंक की सीमा निम्नलिखित में से किससे के साथ लगती है? पूर्व में जॉर्डन के साथ, दक्षिण और पश्चिम में मिस्र के साथ, उत्तर में सीरिया के साथ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही विकल्प चुनिए। देखिए वेस्ट बैंक के बारे में बात की जा रही है। वेस्ट बैंक की सीमा जो है कि किसके साथ लगती है? तो इसका देखिए पूर्व में जॉर्डन के साथ लगती है, बिल्कुल सही है। दक्षिण पश्चिम में ये मिस्र के साथ नहीं लगती है। देखिए दक्षिण पश्चिम और उत्तर में जो है कि आपका ये इजराइल के साथ लगती है। ठीक है, तो ये दोनों गलत है, 2 और 3 दोनों गलत है। पूर्व में जॉर्डन के साथ, दक्षिण पश्चिम और उत्तर में किसके साथ? तो इजराइल के साथ। तो ये जो है कि कौन सा सही हो जाएगा? तो पहला ही सही होगा, केवल एक सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारफेसी अधिनियम 2002 भारत में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की स्थापना के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। दूसरा यह दिया है कि आरबीआई द्वारा एआरसीज का नियंत्रण किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें इसकी, सारफेसी अधिनियम 2002 भारत में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की स्थापना के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। आरबीआई द्वारा जो है कि एआरसीज का नियंत्रण किया जाता है, ये भी आपका सही है।
तो 1 और 2 दोनों सही है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। प्रकाश प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्काई ग्लो प्रकाश प्रदूषण के घटकों में से एक है। दूसरा यह है कि मनुष्यों, वन्य जीवों और जलवायु पर इसके गंभीर पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, प्रकाश प्रदूषण के बारे में बात की जा रही है कि इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करना है। ठीक है, तो स्काई ग्लो प्रकाश प्रदूषण के घटकों में से एक है, बिल्कुल है स्काई ग्लो। देखिए, स्काई ग्लो जो है ना कि रात के समय आसमान में और उसके आसपास प्रकाश की एक चमक को ही हम क्या कहते हैं, स्काई ग्लो कहते हैं। मनुष्यों, वन्यजीवों और जलवायु पर इसके गंभीर पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। देखिए, दोनों सही है, पहला और दूसरा। देखिए, प्रकाश प्रदूषण इससे मतलब किससे मतलब है कि अत्यधिक चमक जो कि दृश्यता में अवरोधक का कारण बन जाता है। देखिए, बहुत ज़्यादा चमक है, अगर हम देखेंगे या फिर तो समस्या हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा चमक भी हमारे ये प्रदूषण है, प्रकाश प्रदूषण है। ठीक है, तो ये दोनों जो है कि आपका सही है, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यह है कि इसे मई 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा हुआ था। दूसरा यह है कि यह भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा समूह है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, एनटीपीसी के बारे में बात की जा रही है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसे जो है कि मई 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ था। देखिए, बिल्कुल सही है कि इसको जो है कि महारत्न कंपनी का दर्जा जो है कि 2010 में प्राप्त हुआ था। अच्छा, महारत्न कंपनियां कितनी हैं हमारे देश में, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा समूह है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। देखिए, बिल्कुल सही है कि यह भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा समूह है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। देखिए, ये विद्युत मंत्रालय के तहत जो है ना, ये केंद्रीय पीएसयू है। ठीक है, एनटीपीसी, और ये जो है कि इसका मुख्यालय बेंगलुरु में नहीं है। देखिए, ये जो है कि नई दिल्ली स्थित एक पीएसयू है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका तीसरा, तो ये सही होगा, केवल 1 और 2 सही है, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 और 2। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 2010 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। दूसरा यह है कि यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें एनसीपीसीआर के संबंध में, ठीक है, तो ये जो है कि आपका इसकी स्थापना मार्च 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। ठीक है, 2010 में नहीं, 2007 में। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, मतलब ये गलत है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। देखिए, ये जो है कि बिल्कुल सही है कि यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है, तो यह सही हो जाएगा। और गलत कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और पूछा ही जा रहा है कि सही नहीं है कौन सा, तो 1 वाला सही नहीं है, 2 वाला सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ए 1 सही नहीं है। सियरा लियोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह पश्चिम अफ्रीका का एक देश है। दूसरा दिया है कि यहाँ एक संसदीय व्यवस्था है और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है। देखिए, सियरा लियोन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये जो है कि पश्चिम अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। बिल्कुल, ये पश्चिम अफ्रीका का एक देश है, ये सही है आपका। देखिए, सियरा लियोन जो है कि एक संवैधानिक गणराज्य है। दूसरा यह दिया गया है कि यह एक सदनीय संसदीय व्यवस्था है और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। बिल्कुल सही है कि यहाँ पे
राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है कि प्रत्यक्ष रूप से होता है और ये जो है कि इसका 5 साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो 2 बार जो है कि मतलब 2 कार्यकाल तक ये सेवा दे सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईआईटी कानपुर के परामर्श से विकसित किया है। दूसरा यह कि इसमें वायु गुणवत्ता की 8 श्रेणियां हैं। तीसरा यह दिया है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक में कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। पहला यह है कि इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईआईटी कानपुर के परामर्श से विकसित किया है, बिल्कुल सही है। दूसरा यह दिया है कि इसमें वायु गुणवत्ता की 8 श्रेणियां हैं। देखिए 8 नहीं है, इसमें 6 श्रेणियां हैं। कौन कौन श्रेणियां हैं? तो इसमें अच्छा, संतोषजनक, मध्यम, खराब, बहुत खराब और गंभीर, ये 6 श्रेणियां हैं, इसमें 8 नहीं है। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक में कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, बिल्कुल सही है कि इसको जो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है वायु गुणवत्ता सूचकांक में। देखिए किसको किसको इसमें मतलब वर्गीकृत किया गया है, तो PM10, ठीक है, PM 2.5। देखिए PM जो है ना आपका ये पार्टिकुलेट मैटर है, ठीक है। तो पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन इसमें जो है कि और ओजोन, अमोनियम, लेड, ये जो है कि इनको जो है कि इसमें शामिल किया गया है। तो मोनोऑक्साइड को शामिल नहीं किया गया। तो 1 और 3 आप सॉरी देखिए इसमें से केवल एक ही आपका नहीं, 1 और कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। इसमें केवल 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहे मुस्तफा अल कदीमी का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? लीबिया, सऊदी अरब, ईरान, इराक। हाल ही में खबरों में रहे मुस्तफा अल कदीमी, इनका संबंध जो है कि किस देश से है? तो इसका संबंध जो है कि आपका इराक से है। देखिए ये इराक के प्रधानमंत्री हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो पुनर्विक्रय या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए सामान या सेवाएं प्राप्त करता है उसे उपभोक्ता माना जाता है। दूसरा यह दिया गया है कि चुनने का अधिकार एक उपभोक्ता अधिकार है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ठीक है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो कोई भी व्यक्ति जो पुनर्विक्रय या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए सामान या सेवाएं प्राप्त करता है उसे उपभोक्ता माना जाता है। देखिए ये है आपका गलत, ठीक है। देखिए एक उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी सामान को खरीदता है या सेवाएं प्राप्त करता है, ठीक है। इसमें जो है कि वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो पुनर्विक्रय या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए सामान या सेवाएं प्राप्त करता है। इस वजह से ये जो है कि गलत है, ठीक है। दूसरा यह है कि चुनने का अधिकार एक उपभोक्ता अधिकार है। बिल्कुल सही है कि चुनने का अधिकार जो है कि उपभोक्ता अधिकार है। देखिए उपभोक्ता अधिकार जो है कि आपका ये 6 हैं, ठीक है। कौन कौन? सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण प्राप्त करने का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये 6 प्रकार का जो है कि आपका उपभोक्ता अधिकार है, ठीक है। उसमें से ये चुनने का अधिकार जो है कि ए 1 है। तो इसमें केवल आपका 2 सही है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि इस योजना के तहत युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान व प्रौद्योगिकी में मूलभूत अनुसंधान के लिए विशेष सहायता व संरक्षण दिया जाता है। दूसरा यह दिया गया है कि यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक योजना है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना, इसके बारे में जो है कि इस पे विचार करना है। पहला इसमें से दिया गया है कि इस योजना के तहत
युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान व प्रौद्योगिकी में मूलभूत अनुसंधान के लिए विशेष सहायता व संरक्षण दिया जाता है। बिल्कुल सही है ये। देखिए स्वर्ण जयंती फेलोशिप, ये जो है कि स्वतंत्रता की 50 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये भारत सरकार ने लॉन्च किया था स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना, ठीक है। और इस योजना के तहत जो है कि युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान व प्रौद्योगिकी में मूलभूत अनुसंधान के लिए विशेष सहायता व संरक्षण दिया जाता है। इस वजह से जो है कि आपका ये पहला सही है। देखिए दूसरा, यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक योजना है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा, देखिए ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये वित्त पोषित योजना नहीं है, ये जो है कि आपका गलत है। देखिए ये साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड द्वारा जो है कि ये वित्त पोषण के लिए ये चुना जाता है, ठीक है। इस वजह से ये दूसरा गलत है। तो इसमें हो जाएगा केवल एक सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत फ्रांस संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और फ्रांस ऑकस नामक एक नए सुरक्षा संगठन का हिस्सा है। दोनों देशों के बीच पारस्परिक लॉजिस्टिक सपोर्ट के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तीसरा यह है कि फ्रांस इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का सदस्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए भारत फ्रांस संबंधों के संदर्भ में ये पूछा जा रहा है, तो भारत और फ्रांस ऑकस नामक एक नए सुरक्षा संगठन का हिस्सा है। ये जो है कि आपका पहला क्या है, ये गलत है, ठीक है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि भारत और फ्रांस ऑकस नामक एक नए सुरक्षा गठबंधन का हिस्सा जो है कि नहीं है। इसमें जो है कि आपका देखिए इसमें ऑकस, इसमें जो है कि आपका ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए के बीच ये जो है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है। इस वजह से ये गलत है। दूसरा है आपका कि दोनों देशों के बीच पारस्परिक लॉजिस्टिक सपोर्ट के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दूसरा आपका सही है। देखिए तीसरा है फ्रांस इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का सदस्य है। बिल्कुल सदस्य है। देखिए ये जो है कि 23वां सदस्य बना है इसका, ठीक है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का। तो ये आपका सही है, ठीक है। तो हो जाएगा 2 और 3 सही है, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खाद्य मूल्य सूचकांक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यह है कि इसे खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा यह है कि यह खाद्य पदार्थों की टोकरी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में होने वाले मासिक परिवर्तन को मापता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है। तो देखिए खाद्य मूल्य सूचकांक के संदर्भ में, ठीक है, तो इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो इसे जो है कि खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है ये पहला ऑप्शन। दूसरा जो है कि यह खाद्य पदार्थों की टोकरी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में होने वाले मासिक परिवर्तन को मापता है, ये भी आपका सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा वियना वर्गीकरण, वियना क्लासिफिकेशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्रहों का नामकरण, हानिकारक प्रदूषकों का वर्गीकरण, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण, प्रतीक चिन्हों के चित्रात्मक स्वरूपों का वर्गीकरण। देखिए वियना वर्गीकरण पूछा जा रहा है कि ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका किससे? ये डी से संबंधित है, प्रतीक चिन्हों के चित्रात्मक स्वरूपों का वर्गीकरण। देखिए ये वियना वर्गीकरण जो है ना, ये एक अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणाली है जिसे मतलब और जिसे जो है कि 1973 में वियना समझौता द्वारा जो है कि स्थापित किया गया था इसको, जो कि प्रतीक चिन्हों के चित्रात्मक स्वरूपों का वर्गीकरण है। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिकल सेल रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह रक्त विकारों का एक समूह है जो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। दूसरा यह दिया गया है कि इस रोग से ग्रसित लोगों में हीमोग्लोबिन एस नामक असामान्य हीमोग्लोबिन अणु होते हैं। तीसरा यह दिया गया है कि यह रोग माता पिता के संतान में स्थानांतरित नहीं हो सकता।
उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है। देखिए, सिकल सेल रोग के बारे में बात की जा रही है। सिकल सेल रोग ये जो है कि यह रक्त विकारों का एक समूह है जो कि हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है आपका। दूसरा जो है कि इस रोग से ग्रसित लोगों में हीमोग्लोबिन एस नामक असामान्य हीमोग्लोबिन अणु होते हैं। ये भी आपका सही है। यह रोग माता पिता से संतान में स्थानांतरित नहीं हो सकता है, बोला जा रहा है। देखिए, ये जो है कि रोग जो है कि वंशानुगत रोग है ये, ठीक है, जो कि माता पिता से संतान में बिल्कुल जाता है। तो ये आपका क्या है, ये गलत है। तो 1 और 2 सही है आपका, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बेसिक देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ये दिया है कि यह बड़े और नए औद्योगिकृत देशों का एक गुट है जिसमें रूस भी शामिल है। दूसरा ये बोला जा रहा है कि इस समूह का गठन 28 नवंबर 2009 में किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर हम बात करें बेसिक कंट्री की, ठीक है, तो यह बड़े और नए औद्योगिकृत देशों का एक गुट है जिसमें रूस भी शामिल है। नहीं, देखिए, अगर हम देखें तो ये यह बड़े एवं नए औद्योगिकृत देशों का एक गुट तो है जिसमें रूस जो है कि शामिल नहीं है। देखिए, इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल है, तो इसमें ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन शामिल है इसमें, ठीक है। रूस जो है कि शामिल नहीं है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। देखिए, इस समूह का गठन 28 नवंबर 2009 में किया गया था। ये बिल्कुल सही है कि इसका गठन जो है कि 28 नवंबर 2009 में किया गया था। तो 2 सही हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल 2। पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि पद्म विभूषण पद्म पुरस्कारों के पदानुक्रम में सर्वोच्च पुरस्कार है। दूसरा ये दिया गया है कि ये पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रदान किए जाते हैं जिसका गठन हर साल राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तीसरा यह दिया है कि ये पुरस्कार केवल कला, समाज सेवा, विज्ञान और इंजीनियरिंग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवाओं के क्षेत्र में दिए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन गलत है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें से गलत पूछा जा रहा है, सही नहीं पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें, पहला पद्म विभूषण पद्म पुरस्कारों के पदानुक्रम में सर्वोच्च पुरस्कार है। तो देखिए, ये तो सही है कि पद्म जो विभूषण होता है ये पद्म पुरस्कारों के पदानुक्रम में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है। देखिए, पहला ये मतलब सबसे ऊपर देखा जाए तो पद्म विभूषण, फिर उसके नीचे पद्म भूषण, उसके नीचे जो है कि पद्मश्री होता है, ठीक है। तो इसका क्रम तो जो है कि सबसे सर्वोच्च है ना, तो ये तो सही है। देखिए, गलत यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, ये सही है। दूसरा है कि ये पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रदान किए जाते हैं जिसका गठन हर साल कौन करता है, तो राष्ट्रपति नहीं करते हैं। कौन करता है, तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो ये आपका क्या है, ये गलत है। ये पुरस्कार केवल कला, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवाओं के क्षेत्र में दिए जाते हैं। देखिए, केवल पूछा जा रहा है। तो देखिए, इनके अलावा भी लोक कार्य और व्यापार में ये दिया जाता है, इस वजह से ये भी गलत है। तो देखिए, अगर गलत पूछे तो 2 और 3 गलत है आपका, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाए कि गलत कौन कौन सा है, तो 2 और 3 है। हाल ही में चर्चा में रही ऑपरेशन एक्स पुस्तक के लेखक कौन है? एडमिरल संतोष सिंघल और गौरव सिंह, एडमिरल सुनील लांबा और एडमिरल करमबीर सिंह। तीसरा दिया गया कि एडमिरल BR चौधरी और कैप्टन गुलशन चौहान। डी दिया गया कि कैप्टन MNR सामंत और संदीप उन्नीथम। देखिए, ऑपरेशन एक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑपरेशन एक्स पुस्तक के लेखक हैं कैप्टन MNR सामंत और संदीप उन्नीथन। पोलियो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही दुनिया के 2 ऐसे देश हैं जहां पोलियो अभी भी स्थानिक है। दूसरा दिया है कि पोलियो वायरस आंत में अपनी प्रकृति का निर्माण करता है जहां से यह तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण कर सकता है और पक्षाघात का कारण बन सकता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, अगर पोलियो की हम बात करें तो WHO ने अभी हाल ही में WHO और यूनिसेफ ने अफगानिस्तान में पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया है, ठीक है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही ऐसे दुनिया में 2 देश हैं जहां पोलियो अभी भी स्थानिक है, ठीक है। ये बिल्कुल आपका सही है, पहला ऑप्शन आपका सही है। देखिए, दूसरा है कि पोलियो वायरस आंत में अपनी प्रकृति का निर्माण करता है, जहां से यह तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण कर सकता है और पक्षाघात का कारण बन सकता है। ये आपका दूसरा भी क्या है, ये भी आपका सही है। देखिए, ये पोलियो जो है ना कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है, तो ये ऐसे देखा जाए तो ये दोनों जो है कि सही है। तो ये सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज कार्यक्रम का लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य 11 को हासिल करना है। दूसरा यह है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस के तौर पर नामित किया है। तीसरा यह है कि शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत श्रीनगर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के हिस्से के तौर पर चुना गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, सही पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर हम बात करें यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज कार्यक्रम का लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य 11 को हासिल करना है, ठीक है। ये जो है कि आपका बिल्कुल सही है, पहला। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस के तौर पर नामित किया है, देखिए ये भी सही है। शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत श्रीनगर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के हिस्से के तौर पर चुना गया है, ये भी आपका सही है। देखिए, अगर हम बात करें हम सतत विकास लक्ष्य 11 के, सतत विकास लक्ष्य 11 क्या है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कितने सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो ये हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, 1, 2 और 3। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। दूसरा यह दिया है कि इस इंडेक्स में 30 देशों में भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। देखिए, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये जो है कि संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय द्वारा जारी किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, हाल ही में जो है कि हार्म रिडक्शन कंजर्वेटिव द्वारा ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स जारी किया गया है, ठीक है। तो ये आपका गलत है। इस इंडेक्स में 30 देशों में भारत को जो है कि 18वां स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है कि 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, अगर पहले नंबर की बात करें तो पहला नंबर किसको मिला है, तो पहला नंबर नॉर्वे को मिला है, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा पुर्तगाल, चौथा यूके और 5वां जो है कि ऑस्ट्रेलिया को मिला है। तो ये जो है कि आपका दूसरा सही है। तो इसमें हो जाएगा केवल 2 सही है, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कैन वर्ग की 6 पनडुब्बी का निर्माण शामिल है। स्कॉर्पिन है ये, ठीक है, स्कॉर्पिन वर्ग के 6 पनडुब्बियों का निर्माण शामिल है। दूसरा है कि हाल ही में प्रोजेक्ट 75 की चौथी पनडुब्बी वेला भारतीय नौसेना में शामिल की गई है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, इसमें अगर सही की बात करें तो प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है कि स्कॉर्पिन वर्ग की 6 पनडुब्बियों का निर्माण शामिल किया जा रहा है, बिल्कुल सही है इस प्रोजेक्ट के तहत। और हाल ही में प्रोजेक्ट 75 की चौथी जो पनडुब्बी है वेला भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया है, ये भी आपका सही है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। हाल ही में सुर्खियों में रहा इसी शांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मेढक की एक नई प्रजाति, डायनासोर की एक प्रजाति, एक छोटा तारा, आकाशगंगा। देखिए, हाल ही में रहा सुर्खियों में रहा ये क्या, इसी सांख्य, ये जो है कि किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है डायनासोर की एक प्रजाति से,
ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी नरेगा मनरेगा के तहत एक सप्ताह की स्वच्छ हरित ग्राम पहल का संचालन किसके द्वारा किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय। देखिए, महात्मा गांधी नरेगा मनरेगा के तहत एक सप्ताह की स्वच्छ हरित ग्राम पहल का संचालन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपका किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अच्छा देखिए, ये पहले जो है ना नरेगा था, बाद में ये मनरेगा बना। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मनरेगा से नरेगा कब किया गया, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मित्राभ गुहा, संकल्प गुप्ता, आर राजा, ऋत्विक, हर्षित राजा। देखिए, भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं मित्राभ गुहा। ये पहला ऑप्शन आपका सही है। देखिए, ये जो है कि कोलकाता के खिलाड़ी हैं, ये 20 वर्षीय खिलाड़ी, मतलब कोलकाता के खिलाड़ी हैं। हरबिंजर 2021 हैकाथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा। दूसरा दिया कि इसकी थीम स्मार्टर डिजिटल पेमेंट रखी गई है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है। देखिए, अगर हम बात करें हरबिंजर 2021 हैकाथन के संदर्भ में, तो इसका आयोजन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा किया जाएगा। ये जो है कि आपका सही है। इसकी थीम जो है कि स्मार्टर डिजिटल पेमेंट रखी गई है, ये भी आपका सही है। 1 और 2 दोनों सही है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त काजी सज्जाद अली जहीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो है कि उन्हें वर्ष 2021 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा यह है कि उसे स्वाधीनता पदक बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। देखिए, लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर के संबंध में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला अगर देखें तो इन्हें वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नहीं, इनको 2021 में किससे सम्मानित किया गया है? तो इनको सम्मानित किया गया है पद्मश्री से। ठीक है, पद्म विभूषण से नहीं, पद्मश्री मिला है इनको 2021 में। और ये किस कार्य के मिला है? तो ये लोक कार्य के मिला है इनको। ठीक है, तो ये पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरे की बात करें तो उन्हें स्वाधीनता पदक बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। बिल्कुल सही है कि उन्हें स्वाधीनता पदक जो है कि ये बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उनको मिला है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो इसमें 2 सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केवल बी। हाल ही में खबरों में रहा ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला, मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए COP26 में अपनाई गई योजना है। दूसरा यह दिया गया कि फिलिस्तीन में विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए योजना। तीसरा दिया गया कि सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक प्रस्ताव। एंड चौथा दिया गया कि ईरान का एक परमाणु समझौता। इसमें से जो है कि ये कौन सा है? JCPOA, इसके संबंध में मतलब बात की जा रही है। तो देखिए, ये जो है कि आपका है ईरान का एक परमाणु समझौता। ठीक है, देखिए 2015 में जो ईरान न्यूक्लियर डील साइन की गई थी, ठीक है, उसी का नाम जो है कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है। ठीक है, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने ये इनसे मतलब बाहर हो गए थे ईरान न्यूक्लियर डील से। तो ये जो है कि अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसको पुनर्जीवित करने के लिए ना इस महीने वार्ता शुरू होनी है इस पे। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना के प्रशिक्षण मॉड्यूल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यह है कि इन्हें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा यह है कि ये मॉड्यूल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा विकसित किए गए हैं। तीसरा यह है कि दिव्यांगजन
सशक्तिकरण विभाग आने वाले महीनों में पूरे देश में इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया में है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है कि देखिए, इन्हें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, ये है आपका गलत। ठीक है, हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर कौन है, वीरेंद्र कुमार जी, इन्होंने नई दिल्ली के एक समारोह में केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन किया है। तो इस वजह से ये क्या है, गलत है। अगर हम बात करें दूसरे की, तो ये मॉड्यूल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा विकसित किए गए हैं। दूसरा आपका सही है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग आने वाले महीनों में पूरे देश में इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया में है। तो ये भी आपका सही है। तो देखिए, 2 और 3 सही है। तो इसमें कौन हो जाएगा, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगी। 2 और 3 सही है। अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NSA स्तर की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। दूसरा यह दिया है कि यह पहली बार है जब सभी मध्य एशियाई देश इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें NSA स्तर की इस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल है, ये कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए, इसमें जो है कि कौन कौन है, तो ईरान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा है कि यह पहली बार है जब सभी मध्य एशियाई देश इस बैठक में हिस्सा लेंगे। देखिए, पहला भी आपका सही है। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है। ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे जर्मन वॉच द्वारा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के सहयोग से विकसित किया गया है। दूसरा है कि ओवरऑल रैंकिंग की पहली 3 रैंकों को खाली रखा गया है। तीसरा दिया है कि चौथी रैंक के साथ नॉर्वे इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें जो है कि इसका जो है कि 17वां संस्करण अभी जारी किया गया है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 का, और इसे जर्मन वॉच द्वारा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के सहयोग से विकसित किया गया है। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ओवरऑल रैंकिंग की पहली जो 3 रैंक है उसको जो है कि खाली रखा गया है। ये भी आपका सही है। चौथी रैंक जो है वो किसको मिली है, तो वो नॉर्वे को नहीं मिली है, वो किसको मिली है, स्वीडन को मिली है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गलत, तीसरा वाला। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, देखिए, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। देखिए, टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की PDF प्रोवाइड की जाएगी। तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, पेज को भी लाइक कर दीजिए, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक किया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कीजिए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।